हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम बात करने वाले हैं जीओसी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद बेटा जीओसी की वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी आपका बचा हुआ था, तो आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? दोज कंपाउंड इन विच मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, बट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट रोटेट द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। If plane of polarized light rotate the clockwise is known as dextro-rotative rotation और anti-clockwise is known as levo-rotative rotation। तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट दोनों डायरेक्शन में रोटेट करता है। अब देखिएगा आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे देखिए आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमर्स। कैसा होता है? स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इंडिकेट करता है विच ईच अदर। जो दोनों फॉर्म बनेगी वो दोनों के क्या करेगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। अगर सुपर इम्पोज हो जाता है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ये ध्यान रखना बच्चों। इफ दे डिफर इन डायरेक्शन इन विच दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ये मैंने भी आपको बताया था, दे डू नॉट पोसेस द प्लेन ऑफ सिमेट्री। द मॉलिक्यूल which are non superimposable mirror image of each other are called चिरेल। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द चिरेल। 11th के बच्चे हैं तो चिरेल की डेफिनेशन क्या होगी? एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ कि दोज कंपाउंड इन विच 4 एटम और मॉलिक्यूल अटैच टू द कार्बन एटम इज नोन एज चिरेल। इजीली याद हो जाएगी। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज चिरेलिटी। एंड दोज कंपाउंड विच हैव द चिरेल कार्बन, यानी कि चिरेल कार्बन, दैट कंपाउंड शोज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये मैंने थोड़ी टफ डेफिनेशन लग रही थी इसलिए मैंने ये डेफिनेशन बनाई है कि कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आर टर्म एज, क्या टर्म होगी? ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमर्स। और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब बच्चों इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने भी आपको बताई थी कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूल है, इसका मिरर इमेज बन रहा है, देखो ऊपर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही मिरर इमेज आप लैक्टिक एसिड का बना सकते हो। जैसे मैंने लिया, ये लैक्टिक एसिड लिया, COH, इधर H, इधर CH3, बीच में मिरर, ये मिरर है। और यहाँ पर भी लिया मैंने COOH, इधर OH, H, CH3। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर रोटेशन होगा। किसका रोटेशन होता है? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट का। अब जैसे ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। और ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज, लाइक एज दिस, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो क्लॉकवाइज करता है इसको डेक्स्ट्रो रोटेटिव रोटेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय D, और आप इसको लिखोगे D लैक्टिक एसिड। इससे ये पता चलता है कि इसमें जो रोटेशन है वो डेक्स्ट्रो रोटेटिव यानी कि क्लॉकवाइज है। और ये होता है L लैक्टिक एसिड, एंटी क्लॉकवाइज, L लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। कहाँ पाया जाता है बच्चों? कर्ड में। ये कर्ड में पाया जाता है, दही में। आगे चलते हैं। अब एक चीज बार बार आ रही थी कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो क्या होती क्या प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट? देखो जब ऑर्डिनरी लाइट को, ये ऑर्डिनरी लाइट है किसी बल्ब वगैरह की, ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में रोटेट कराया जाता है, सॉरी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट से पास किया जाता है, तो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, जिसको प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। अगर ये क्लॉकवाइज मूव करती है, जैसे यहाँ पर क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो इसको कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटिव सब्सटेंस। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करता है तो लीवो रोटेटिव रोटेशन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय L। लीवो को L से रिप्रेजेंट करते हैं, डेक्स्ट्रो को D से करते हैं। जैसे कि हमने अभी क्या लिया था, लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लिया था। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कैसे रोटेट कर रही थी? क्लॉकवाइज, तो D फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय D फॉर्म, और एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेड बाय L फॉर्म। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक देखिएगा। If there is no rotation of light, then substance is called optically inactive। अगर सबस्टेंस में प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट रोटेट नहीं करती है तो वो कैसा सबस्टेंस होगा बच्चों? वो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्टेंस। अगर वहाँ पर
रोटेशन नहीं होता है, नो रोटेशन, अगर रोटेशन नहीं होता है लाइट का, देखो यहाँ पर ध्यान देना, तो बच्चों वो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होता है। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं फिर। अब क्रियल कार्बन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दोज कार्बन एटम विच हैव 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम, इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप एटम लगे होते हैं, या कह सकते हो कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो किसी अलग अलग 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम से कंप्लीट होती है, वो कहलाता है एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार, इसको स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो definition, if one the 4 valencies of carbon are satisfied by 4 different, क्या कह रहा है, 4 different atom, 4 different atom से या 4 different ग्रुप से अटैच होता है, वो कार्बन कहलाता है किरेल कार्बन। डेफिनेशन याद रखना किरेल कार्बन की, यहाँ पर मैं ये डिफाइन कर रहे हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं किरेल कार्बन को। चलिएगा आगे चलते हैं। ये एग्जांपल है लैक्टिक एसिड का, चिरेलिटी शो होगी क्योंकि इसमें ये जो स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं किरेल कार्बन होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार्स। टार्ट्रिक एसिड है, देखो टार्ट्रिक एसिड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, COOH, OH, H, H, OH और यहाँ पर COOH। अब इसमें देखो बच्चों ये सिमेट्रिकल कार्बन एटम दिखाई दे रहा है जिस पर 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम लगे होते हैं, ये रहा, इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम लगे होते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार, तो ये इसकी मीसोफोन कहलाती है। यहाँ पर देखिए इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम है, किरेल कार्बन है, दोनों के दोनों किरेल है, एक साइड में पूरा ग्रुप आ रहा है, एक साइड में CH2 आ रहा है, बट यहाँ पर अगर देखें तो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे दोनों पे सेम ग्रुप आ जाते हैं, और सेम ग्रुप होने के कारण ये नो चिरेलिटी शो करता है, ये कोई चिरेलिटी शो नहीं करता है। आगे चलते हैं। चेक द सुपर इम्पोसिबल, आइदर ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज इज रोटेटेड 180 along the mirror after the mirror image is checked for super impossible। अगर 180 डिग्री पे रोटेट करता है कोई भी कंपाउंड लेकिन वो सुपर इम्पोज नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब देखो जैसे टार्ट्रिक एसिड है, ये 180 पे रोटेट कर देगा लेकिन सुपर इम्पोज होता है, ये सुपर इम्पोज का क्या चक्कर है एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे ये है टार्ट्रिक एसिड, और टार्ट्रिक एसिड में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि जिस पर सेम ग्रुप दिखाई दे, जैसे OH के सामने OH, H के सामने H, COOH के सामने COOH, आप मिरर के सामने खड़े हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, तो आप सुपर इम्पोज हो गए इस मिरर इमेज के। तो यहाँ पर मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो रही है, एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको शॉर्ट में बोलते हैं POS, ध्यान देना ये है POS, शॉर्ट में बोलते हैं इसको POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये सुपर इम्पोज हो रहे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे यहाँ पर। क्लियर? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट आफ्टर 180 रोटेशन मिरर इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल, दोनों के दोनों कैसे होते हैं? आइडेंटिकल। इफ द कंपाउंड हैव ओनली वन किरेल कार्बन एंड देन इट विल बी सर्टेनली ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि प्लेनो पोलराइज डेक्स्ट्रो रोटेटिव और लीवो रोटेटिव दोनों रोटेशन हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों एनाइसोमर्स होते हैं। अगर देखो ऑब्जेक्ट और इट्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो उसको कहेंगे एनाइसोमर्स, ये दोनों एनाइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। क्लियर? आगे बात करते हैं, चलो। बाय फिशर प्रोजेक्शन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू 2D। जो डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है बच्चों, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, वो कम टाइम में रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी फॉर्मूले को लाइन से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है भाई? ये है लैक्टिक एसिड, आपने देखा था अभी लैक्टिक एसिड होता है ये CH3। अब इसका अगर फिशर प्रोजेक्शन देंगे तो फिशर प्रोजेक्शन ये बन जाता है। अब इसमें देखो कितना टाइम लगा है, बहुत कम टाइम में स्ट्रक्चर बन जाती है लाइक एज दिस। तो ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है किसका?
लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है। तो इसमें कार्बन मस्ट बी वर्टिकल लाइंस, कार्बन वर्टिकल लाइन में होने चाहिए, और जो कार्बन का मेन फंक्शनल ग्रुप है वो टॉप वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए, जैसे COOH है, ये टॉप वर्टिकल लाइन पे आ रहा है यहाँ पर। क्लियर? तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है। If compound have n different chiral carbon atom, the total number of optical isomers 2 की पावर n, अगर n you know very well कि n क्या है, किरेल कार्बन, और किरेल कार्बन जितने भी होते हैं उसका टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। जैसे यहाँ पर देखें, ये भी किरेल कार्बन है, ये भी किरेल कार्बन है, ये भी किरेल कार्बन है, और ये भी किरेल कार्बन है, तो टोटल कार्बन हो गए 4, यानी कि 2 की पावर 4। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, 16, नीचे रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, तो यहाँ पर टोटल आइसोमर्स हो जाते हैं 16। अब इसमें देखें यहाँ पर यदि n कैसा होता है, किरेल सेंटर होता है, और इस मस्ट बी सिमेट्रिकल समवेयर, तब क्या करेंगे, यहाँ पर इवन नंबर्स के लिए और ऑड नंबर के लिए अलग अलग नंबर ऑफ फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, अलग अलग फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं इसके लिए। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूंगा। यदि n कैसा होता है बच्चों, इवन होता है, इवन और ऑड का थोड़ा सा चक्कर है। जैसे यहाँ पर ये कैसा इवन है, मैंने स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, ये किसकी स्ट्रक्चर है, टार्टरिक एसिड की स्ट्रक्चर है, टार्टरिक एसिड की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम हो जाते हैं 2। ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालना है हमको, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स A+M, ये देख रहे होंगे आप, टोटल इसका फॉर्मूला होता है A+M का फॉर्मूला होता है आइसोमर्स निकालने के लिए। अब देखो तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ले लो पहले, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे इस पे, ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसका फॉर्मूला होता है, साइड में दिया हुआ भी है फॉर्मूला ए क्या है यहाँ पे, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम हो गए, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ किरेल सेंटर, यहाँ पे दिया हुआ है आइडेंटिकल किरेल सेंटर होता है। अब 2 की पावर 2 माइनस 1, ये पावर में -1 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ थोड़ा अच्छे से। यहाँ पर ये 2 जो 1 है ये यहाँ पर है ऊपर, ऐसे है, तो 2 में से 2 गया, कितने आ गए, 2 आ जाता है। ठीक है, अब मीजोफॉर्म निकालनी है हमें, मीजोफॉर्म का फॉर्मूला, मीजोफॉर्म कैसे निकालें, इसका फॉर्मूला होता है 2 की n की पावर 2 माइनस 1। अब n की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2 की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो यहाँ पर 1 आ जाता है। फिर m+n अगर देखें तो 2 + 1 = 3, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 3 आ जाता है टोटल आइसोमर्स। ऐसे तब निकालने जब n इवन हो, अगर ओड हो तब कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे, तो ओड के लिए फॉर्मूला देखो ये दिया हुआ है सामने, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको भी। ये अगर ओड है तो फिर क्या करें, ओड के लिए एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, एक तो ये हो जाता है, एक ये हो जाता है, और एक ये है, और कार्बन है, और यहाँ पर टोटल अनसिमेट्रिकल कार्बन हो गए 2, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हो जो किरेल कार्बन होते हैं वो कितने हैं, 3, टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 3 हो जाते हैं। थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ मैं इसको, ये टोटल हो जाते हैं यहाँ पर 3। ये हो गए, कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। अब फॉर्मूले में रख दो, क्योंकि एक फॉर्मूला तो ये है A = सबसे पहले तो हमको A निकालना पड़ेगा, और A निकालने का मतलब है 2 की पावर 3 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2। हमने किस में फॉर्मूले में रखे हैं, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले A की वैल्यू हमको निकालनी है। अब सोल्व कर दो इसको, 3 में से गए
1 तो बच गए 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4 माइनस 3 में से 1 गया 2, 2 की पावर 2, 2 टू द 2 यानी कि यहाँ पर आएगा 2 2 2 2 2 2 की पावर 2 भाई 3 में से चले जाते हैं 1 तो बच जाता है 2। अब 2 1 जा 2 तो यहाँ पर बच गए 2। ये तो इसका मतलब अपना आया ओनली 2। ए कितने आ गए? 2 आए। अब हमको m निकालना है। m का फॉर्मूला देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा m। इसका फॉर्मूला क्या है? 2n-1 यानी कि 3 - 1 अपॉन 2। अब रख दो, सोल्व कर दो। 3 में से 1 गया 2, 2 की पावर 2 यानी कि कितना आया 2। अब टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, अब इजीली आप टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स आप देख सकते हो। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस m यानी कि 2 + 2 = 4। तो यहाँ पर कितना आइसोमर्स आते हैं? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आते हैं 4। तो अगर इसमें देखें तो इसके जो आइसोमर्स होंगे वो होंगे 4 आइसोमर्स बनेंगे टोटल। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखिएगा एलीन, जो एलीन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। क्या फॉर्मूला होता है एलीन का? ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर C, फिर डबल बॉन्ड और ये C, इस पे डबल बॉन्ड इस तरीके से लगा दीजिएगा। तो ये कौन होती है? एलीन होती है। अब ये एलीन कैसी है? देखो यहाँ पर नॉन पोलर है। ये जो आपको एलीन दिखाई देती है ये एलीन कैसी होती है? नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब सेम ग्रुप लगा दिया आपने, Cl H की जगह सपोज करो Cl हो गया तो कैसा हो गया? नॉन पोलर। और नॉन पोलर अगर होता है तो नॉन पोलर बोल दो या नॉन प्लेनर बोल दीजिएगा, क्योंकि पोलैरिटी भी तो नहीं बनेगी यहाँ पर। नॉन पोलर या नॉन प्लेनर, प्लेनर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें प्लेनर दिया हुआ है आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस बात ये है। नॉन प्लेनर, तो ये नॉन प्लेनर होगा। सेम ग्रुप है, नॉन प्लेनर होगा। यहाँ पर भी देखो सेम, कोई ऑप्टिकल कोई मिरर इमेज नहीं बन रही, और मिरर इमेज नहीं बन रही तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बट अगर डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, यहाँ पर देखो सेम, इधर सेम मिरर इमेज बन रही है, सेम ही बनेगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। हाँ, अगर ऑप्टिकली एक्टिव डिफरेंट मिरर इमेज बनती है, लाइक यहाँ से हम ब्रेक कर दें तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मिरर इमेज बनेगी, इस तरीके से आप ले लो, ऐसे वर्टिकल ले लेते हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। स्पायरो कंपाउंड्स में देखें, स्पायरो में देखो इफ नंबर ऑफ रिंग आर इवन, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर इवन नंबर है, ऑड नहीं इवन नंबर है तो ऑप्टिकली एक्टिव। और नंबर ऑफ रिंग कैसे होते हैं? ऑड होते हैं तो इनएक्टिव, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रिंग कितनी हो रही है? यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि कैसे नंबर है? इवन नंबर है। यहाँ पर देखो ऑड नंबर हो गए 1 2 3, कितनी रिंग है यहाँ पर? 3। कौन से नंबर हो गए? ऑड नंबर हो गए, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि यहाँ पर ये ऑड नंबर है, यहाँ पर ऑड नंबर है रिंग के, और यहाँ पर इवन नंबर है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर साइक्लिक की बात करें तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने के कारण ये भी कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होगा। बस यहाँ पर ध्यान देना कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसे होने चाहिए? इवन होने चाहिए बस। बाइफिनाइल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसा होने वाला है? देखिएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर देखें, अगर सेम ग्रुप अटैच है, यहाँ पर देखें जैसे सेम ग्रुप है, ए के सामने ए आ रहा है, बी के सामने बी, मतलब सपोजिंग वैल्यू है, कोई जरूरी नहीं। यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं आप। अगर आपने सेम ग्रुप लगाए, Cl के सामने Cl और यहाँ पर B के सामने B, मतलब आप ले लो यहाँ पर OH, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा?
ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और डिफरेंट ग्रुप अगर आ जाता है, डिफरेंट ग्रुप अगर आ जाता है तो ऑप्टिकली एक्टिव बन जाता है। लाइक एज दिस, अब देखो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये सेम स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा सा चेंज मैंने कर दिया है यहाँ पर। लाइक एज दिस, देखो यहाँ पर क्या जा रहा है, यहाँ पर आपने ले लिया सपोज करो आई, और यहाँ पर आपने ले लिया बी आर। चाहे भले ही यहाँ पर सेम ग्रुप रखें आप, यहाँ पर ओ एच और यहाँ पर ओ एच, चाहे यहाँ पर आप सेम ग्रुप रखिएगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, तब ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा बाइफिनाइल में ऑप्टिकल एक्टिव, और ये मोस्ट है, बाइफिनाइल के ऐसे कंपाउंड्स मोस्ट होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो इतनी है बच्चों, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और लगातार वॉचिंग माई वीडियो। इट्स एनफ टुडे, बाय बाय, टेक केयर।